आज के इस डीप डाइव में जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है ना, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की। अक्सर ज्योमेट्री का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ रटने वाले फॉर्मूले और उलझे हुए डायग्राम्स आने लगते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। हमारे पास एक बेहद शानदार 21 स्लाइड का ज्योमेट्री मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है, जो त्रिकोण के केंद्रों यानी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को डिकोड करता है। और मजेदार बात यह है कि आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ज्योमेट्री काम कैसे करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एग्जैक्टली व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि जब ज्योमेट्री के क्यों और कैसे समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। हर फॉर्मूला एक पैटर्न का हिस्सा लगने लगता है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए इन सेंटर की पूरी वर्किंग को इस तरह सिंथेसाइज करेंगे कि सुनने वालों के दिमाग में इसकी एक पक्की विजुअल इमेज बन जाए। तो चलिए इस विजुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। ये हमारी टाइटल स्लाइड है, ज्योमेट्री मास्टर क्लास, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, कंप्लीट ब्लूप्रिंट एंड एग्जाम शॉर्टकट्स। यहाँ ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल बहुत सटीक है। हाँ, क्योंकि जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा समझना जरूरी होता है, वैसे ही त्रिकोण के अंदर के इन अदृश्य केंद्रों को समझना ज्योमेट्री की नींव है। बिल्कुल। ये स्लाइड एक वादा है कि हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से त्रिकोण के अंदर मौजूद एक पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। और इसी इकोसिस्टम को समझने के लिए अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ त्रिकोण के 4 मुख्य केंद्र बताए गए हैं। राइट। पहला इन सेंटर, जिसे आई से दर्शाते हैं, दूसरा सर्कम सेंटर, तीसरा सेंट्रॉइड और चौथा ऑर्थो सेंटर। लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले केंद्र यानी इन सेंटर पर रहेगा। तो सबसे पहले इसके अर्थ से शुरुआत करते हैं। मतलब आखिर ये इन सेंटर है क्या? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। इन सेंटर, जिसे कैपिटल आई से दर्शाया जाता है, त्रिकोण के अंदर का वह बिंदु है जहां तीनों आंतरिक कोणों के द्विभाजक यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आकर मिलते हैं। द्विभाजक मतलब वो सीधी लाइन जो किसी एंगल को ठीक 2 बराबर हिस्सों में काट देती है ना? एकदम सही। अगर त्रिकोण के तीनों कोनों से ऐसी लाइंस खींची जाएं जो उस कोने के एंगल को आधा आधा बांट रही हों, तो वे तीनों लाइंस हमेशा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अच्छा। हाँ, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। अगर इसे एक एनालॉजी से विजुअलाइज करना हो, तो इमेजिन करें कि एक तिकोने आकार का कमरा है। ओके। उस कमरे के तीनों कोनों से लेजर लाइट छोड़ी जा रही है और वो तीनों लाइट्स कमरे के बीचों बीच किसी एक ही जगह पर आकर टकरा रही हैं। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। चित्र में उस टकराने वाले बिंदु को आई से दिखाया गया है और उसके चारों ओर एक लाल रंग का गोला बना है जिसे इन सर्कल कहते हैं। इस गोले की जो रेडियस है उसे आर कहा गया है। हाँ, और ये जो आर है यानी इन रेडियस, ये पूरी इन सेंटर कॉन्सेप्ट की जान है। लेकिन इस इन सेंटर और इन रेडियस की आखिर खासियत क्या है? इसी को गहराई से समझने के लिए अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ इन सेंटर की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया गया है। पहले बात तो ये कि अंदर बनने वाले इस वृत्त के केंद्र को इन सेंटर और त्रिज्या को इन रेडियस आर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन सेंटर हमेशा त्रिकोण के अंदर ही होता है। बिल्कुल, वो कभी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। इसमें लिखा है कि इन सेंटर त्रिकोण की तीनों भुजाओं से बिल्कुल समान दूरी पर होता है। हाँ, मतलब चित्र के हिसाब से आईडी, आईई और आईएफ तीनों की लंबाई बिल्कुल बराबर यानी आर है। पर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसके पीछे का कारण कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता में छिपा है। सर्वांग समता? हाँ, इसे ऐसे समझते हैं। अगर हम इन सेंटर से त्रिकोण की तीनों भुजाओं पर सीधी 90 डिग्री की लाइंस मतलब परपेंडिकुलर्स खींचें, तो वहां छोटे छोटे समकोण त्रिकोण बन जाते हैं। अच्छा, जैसे चित्र में ट्रायंगल ADI और ट्रायंगल AFI बन रहे हैं। एकदम सही। अब इन दोनों छोटे त्रिकोणों को देखिए। दोनों में एक एक 90 डिग्री का कोण है। दोनों एक ही भुजा AI को शेयर कर रहे हैं, जो उनका कर्ण या हाइपोटेन्यूज है। राइट। और क्योंकि लाइन AI ने बड़े वाले एंगल A को आधा आधा बांटा था, इसलिए एंगल DAI और एंगल FAI भी बराबर है। तो मतलब हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड बराबर हो गई। एग्जैक्टली। अब ज्योमेट्री का रूल कहता है
कि अगर दो त्रिकोणों में एक भुजा, एक समकोण और एक एंगल बराबर हो तो वे दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओह, तो अगर वो दोनों छोटे त्रिकोण बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनकी तीसरी भुजा भी बराबर होगी? मतलब आईडी और आईएफ को बराबर होना ही पड़ेगा? बिल्कुल। और यही आईडी और आईएफ हमारा इन रेडियस आर है। इसीलिए इन सेंटर से तीनों भुजाओं की दूरी हमेशा आर के बराबर होती है। मतलब ये कोई जादुई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे पक्का गणित काम कर रहा है। हाँ, पूरी वर्किंग है इसके पीछे। ये तो हुई बेसिक बात, लेकिन एग्जाम्स में सवाल कैसे आते हैं इसे देखने के लिए अब हम स्लाइड 4 पर हैं। यहाँ एंगल रिलेशंस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फॉर्मूले दिए गए हैं। स्लाइड पर लिखा है एग्जाम वीबीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एंगल्स का ब्रेकडाउन है। फॉर्मूला कहता है एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। हाँ, इसे विजुअलाइज करना आसान है। अगर हम इन सेंटर आई पर खड़े हैं और नीचे वाली भुजा BC को देख रहे हैं, राइट। तो जो एंगल बनेगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री में ऊपर वाले एंगल का आधा जोड़ने पर मिलेगा। इसी तरह बाकी कोनों के लिए एंगल AIC इज इक्वल टू 90 प्लस B/2 और एंगल AIB इज इक्वल टू 90 प्लस C/2 होता है। परफेक्ट। और इसके बाद रेडियस निकालने के फॉर्मूले हैं। यहाँ सेमी पेरीमीटर S का जिक्र है जो A + B + C डिवाइडेड बाय 2 होता है। और इन रेडियस R निकालने का सबसे मुख्य फॉर्मूला दिया है, R इज इक्वल टू डेल्टा बाय S, जहां डेल्टा त्रिकोण का एरिया है। हाँ, एक और फॉर्मूला है कि अगर त्रिकोण की ऊंचाइयां यानी ऑल्टीट्यूड्स H1, H2, H3 दी गई हों तो 1/R इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होगा। सुनने वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझें। लेकिन मुझे R इज इक्वल टू डेल्टा बाय S वाला फॉर्मूला थोड़ा अजीब लग रहा है। एरिया और पेरीमीटर का रेडियस से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कनेक्शन बहुत गहरा है और इसका प्रूफ इतना एलिगेंट है कि एक बार समझने पर ये जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए इसी प्रूफ को देखने के लिए अब हम स्लाइड 5 पर हैं। यहाँ R इज इक्वल टू डेल्टा बाय S का प्रूफ दिया है। तो एक्सपर्ट जरा इसे डिकोड करें। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक बड़ा त्रिकोण रूपी केक है, ट्रायंगल ABC। ओके, केक। हम इन सेंटर I से केक के तीनों कोनों तक चाकू चलाकर उसे 3 छोटे त्रिकोणों में काट लेते हैं। मतलब ट्रायंगल BIC, ट्रायंगल AIC और ट्रायंगल AIB। एकदम सही। अब किसी भी त्रिकोण का एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, अब इन तीनों छोटे त्रिकोणों को देखिए। इनकी ऊंचाई क्या है? हमने स्लाइड 3 में साबित किया था कि इन सेंटर से हर भुजा की लंबवत दूरी R होती है। ओह हाँ। मतलब इन तीनों छोटे त्रिकोणों की ऊंचाई R है। तो पहले का एरिया हुआ हाफ इंटू A इंटू R, दूसरे का हाफ इंटू B इंटू R और तीसरे का हाफ इंटू C इंटू R। समझ आ रहा है। तो बेसिकली हम बड़े त्रिकोण के टुकड़े करके उनके एरिया को जोड़ रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। अगर हम इन तीनों छोटे त्रिकोणों के एरिया को जोड़ दें तो बड़े वाले त्रिकोण का टोटल एरिया यानी डेल्टा मिल जाएगा। तो समीकरण बना डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AR प्लस हाफ BR प्लस हाफ CR। राइट। अगर हम इसमें से R को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बचता है हाफ इंटू A प्लस B प्लस C। और A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा सेमी पेरीमीटर S होता है। बिल्कुल। तो हमारा समीकरण बन गया डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू S। और यहीं से हमारा फाइनल मास्टर फॉर्मूला निकलता है R इज इक्वल टू डेल्टा बाय S। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग था। मतलब हमने बड़े आकार को छोटे हिस्सों में तोड़ा और फॉर्मूला खुद ब खुद बाहर आ गया। यही ज्योमेट्री का असली जादू है। लेकिन क्या इन सेंटर हमेशा लाइंस को बीच में से ही काटता है? इस डाउट को क्लियर करने के लिए अब हम स्लाइड 6 पर हैं। यहाँ तीनों भुजाओं और इन रेडियस के बीच का संबंध दिखाया गया है। कुछ अनुपातों का जिक्र है, जैसे AI बाय ID इज इक्वल टू B प्लस C बाय A, BI बाय IE इज इक्वल टू C प्लस A बाय B और CI बाय IF इज इक्वल टू A प्लस B बाय C। ये फॉर्मूले ये बताते हैं कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को किस अनुपात में बांट रहा है। मतलब उदाहरण के लिए लाइन AD है जो एंगल A से शुरू होकर इन सेंटर I से होते हुए सामने वाली लाइन BC पर D पर मिलती है। इन सेंटर I इस लाइन AD को 2 हिस्सों में बांटता है, AI और ID। अच्छा,
और उनका अनुपात निकालने के लिए हमें बस अगल-बगल वाली दोनों भुजाओं यानी B और C को जोड़ना है और सामने वाली भुजा A से डिवाइड करना है। हाँ, बिल्कुल यही करना है। लेकिन एक्सपर्ट, ये फॉर्मूला देखने में जितना सीधा है ना, एग्जाम के प्रेशर में भूलने का डर उतना ही ज्यादा है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अगले स्टेप पर जाना होगा। तो चलिए, अब हम स्लाइड 7 पर हैं। यहाँ पिछले स्लाइड के रेशियोज का पूरा प्रूफ दिया गया है। इसे हम 2 स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहले स्टेप में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है? ये थ्योरम कहता है कि एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में बाकी 2 भुजाएं होती हैं। चित्र के हिसाब से इससे हमें एक समीकरण मिलता है, C/B = BD/CD। ओके, ये तो समझ आ गया, लेकिन फॉर्मूले में तो B+C था, वो कैसे आया? यहीं पर स्टेप 2 यानी एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है। गणित में एक सिंपल ट्रिक है। अगर हम किसी समीकरण के दोनों तरफ 1 जोड़ दें तो उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। तो हम करते हैं C/B+1 = BD/CD+1। हाँ, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा C+B/B = B/D + C/D/CD। और चित्र में देखने पर साफ है कि BD और CD को जोड़ें तो पूरी नीचे वाली भुजा A बन जाती है। बिल्कुल। तो हमारा समीकरण हो गया C+B/B = A/CD। इससे हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आती है A × B / B + C। अच्छा, अब इसी लॉजिक को अगर हम दूसरे छोटे त्रिकोण ACD में लगाएं, जहां CI एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाता है AI/ID = B/CD। और जब हम इसमें CD की वो वैल्यू रखते हैं तो B और B कट जाता है और फाइनल फॉर्मूला बचता है AI/ID = B + C/A। सुनने वालों के लिए मेरा सुझाव यही होगा कि पूरा प्रूफ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में +1 करने से आता है। लॉजिक क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला खुद याद आ जाएगा। बिल्कुल सही अप्रोच है। तो अब तक हमने काफी थ्योरी समझ ली, अब इसे अप्लाई करने का समय है। अब हम स्लाइड 8 पर हैं, जहां हमारा पहला उदाहरण है। सवाल कुछ ऐसा है, O ट्रायंगल ABC का इन सेंटर है। अगर एंगल ACB 55 डिग्री है और एंगल ABC 65 डिग्री है, तो एंगल BOC निकालें। ये स्लाइड 4 में सीखे गए कॉन्सेप्ट का सीधा टेस्ट है। हाँ, एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से जाएगा ना, तो पहले वो आधा एंगल निकालेगा, फिर छोटे त्रिकोण का तीसरा एंगल खोजेगा। इसमें 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास शॉर्टकट है। सबसे पहले तो हम बड़े त्रिकोण का तीसरा एंगल यानी एंगल A निकाल लेंगे। राइट, क्योंकि तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 55 और 65 यानी 120 घटाएं तो एंगल A बचा 60 डिग्री। और इसके बाद सीधा अपना मास्टर फॉर्मूला लगाना है, एंगल BOC = 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। मतलब 90 डिग्री प्लस 60 का आधा, जो हो गया 90 + 30 = 120 डिग्री। समझ आ रहा है ना कि इस डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे एक लंबा कैलकुलेशन 10 सेकंड के मेंटल मैथ में बदल गया। बिल्कुल, यही इन शॉर्टकट्स की असली ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के नियम बताए गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प स्लाइड है। यहाँ रूल 1 है टैंजेंट रूल। ये रूल कहता है कि अगर किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और वहां से वृत्त को छूती हुई 2 स्पर्श रेखाएं या टैंजेंट्स खींची जाएं, तो उन दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी, यानी PA = PB। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथों से एक बड़ी सी बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, अच्छा विजुअलाइजेशन है। दोनों हाथ जहां बॉल को छुएंगे, इंसान के सीने से उस पॉइंट तक की दूरी दोनों हाथों के लिए बराबर होगी। और रूल 2 समकोण त्रिभुज की एक बहुत ही खास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर हमेशा उसी कोने पर होता है जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा विजुअली सैटिस्फाइंग लगी वो ये है कि उस 90 डिग्री वाले कोने में इन रेडियस R की लंबाई वाली भुजाओं से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और ये स्क्वायर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, ये एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने की चाबी है। और वो कैसे?
इसे समझने के लिए अब हम स्लाइड 10 पर हैं। यहाँ उसी टेंजेंट सेगमेंट्स और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से एक जादुई फॉर्मूला डिराइव किया गया है। चलिए इस वर्किंग को विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास समकोण त्रिभुज का लंब यानी परपेंडिकुलर P है और आधार यानी बेस B है। ठीक है। कोने में वो R साइड वाला स्क्वायर बन गया है। तो लंब वाली लाइन में जो हिस्सा स्क्वायर के बाहर बचा उसकी लंबाई क्या हो रही? टोटल P था, स्क्वायर ने R ले लिया तो बचा P माइनस R। सही। इसी तरह आधार वाली लाइन में बचा B माइनस R। अब याद करें रूल 1, टेंजेंट रूल। ओके। लंब वाले P माइनस R हिस्से की जो टेंजेंट है वो कर्ण यानी हाइपोटेनस H पर जाकर वृत्त को जहां छुएगी वहां तक की लंबाई भी P माइनस R ही होगी। और आधार वाले B माइनस R हिस्से की टेंजेंट भी कर्ण पर जाकर B माइनस R ही बनाएगी। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों हिस्से मिलकर पूरा कर्ण यानी H बना देते हैं। तो हमारा समीकरण बना P माइनस R प्लस B माइनस R इज इक्वल टू H। क्या बात है, मतलब P प्लस B माइनस 2R इज इक्वल टू H। हाँ। और अगर हम इसे R के लिए सॉल्व करें तो 2R को उधर ले जाएंगे और H को इधर लाएंगे। फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू P प्लस B माइनस H होल डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली। मतलब लंब और आधार को जोड़ो, उसमें से कर्ण को घटाओ और जो बचे उसका आधा कर दो। समकोण त्रिभुज का इन रेडियस मिल गया। बिल्कुल। और इसी स्लाइड में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला भी है OI इज इक्वल टू √2R। ये कुछ और नहीं, बस उसी कोने में बनने वाले R साइड वाले स्क्वायर का विकर्ण या डायगोनल है ना? और इसी से जुड़ी एक कमाल की ट्रिक देखने के लिए अब हम स्लाइड 11 पर हैं। ये है एग्जाम ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड इन रेडियस। ये स्लाइड तो कैलकुलेशन को पूरी तरह से खत्म ही कर देती है। अगर किसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो समकोण त्रिभुज का इन रेडियस निकालना बिना पेन उठाए हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर भुजाएं 3, 4 और 5 है तो फॉर्मूला P प्लस B माइनस H बाई 2 के हिसाब से 3 प्लस 4 माइनस 5 बाई 2 हुआ 2 बाई 2 यानी R इज इक्वल टू 1। और मजेदार बात यह है कि अगर भुजाएं इसी अनुपात के किसी मल्टीपल में हो, जैसे 3K, 4K, 5K, तो इन रेडियस सीधा K हो जाएगा। यहाँ स्लाइड में एक खतरनाक सा दिखने वाला उदाहरण है। भुजाएं 39, 52, 65 दी गई हैं। हाँ, एग्जाम में कोई इसे देखेगा तो सोचेगा कि कितना भारी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 39 प्लस 52 माइनस 65 होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 39 है 13 इंटू 3, 52 है 13 इंटू 4 और 65 है 13 इंटू 5। मतलब ये सीधा सीधा 3, 4, 5 का 13 गुना मल्टीपल है। तो हमारा K यहाँ 13 हो गया, तो इन रेडियस सीधा R इज इक्वल टू 13 होगा। बिल्कुल। ये ट्रिक एग्जाम में दूसरों के मुकाबले 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है। चलिए, समकोण के बाद अब एक और परफेक्ट शेप की बात करते हैं। अब हम स्लाइड 12 पर हैं। यहाँ बात हो रही है इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज की। इसे स्लाइड पर द अल्टीमेट सिमेट्री कहा गया है। इसे अल्टीमेट सिमेट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एकदम संतुलित होता है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। राइट। इसी सिमेट्री की वजह से इसके चारों केंद्र, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये सब अलग अलग जगह नहीं होते बल्कि एक ही बिंदु पर आके सिमट जाते हैं। यहाँ कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिए गए हैं, जैसे ऑल्टीट्यूड H यानी ऊंचाई होती है √3/2a। इन रेडियस R होता है a/2√3, जिसे हम h/3 भी लिख सकते हैं। और सर्कम रेडियस R होता है a/√3, जिसे 2h/3 लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलों से एक बात साफ है कि समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई h होती है वो लाइन सब कुछ तय करती है। इन सेंटर उस लाइन को 2.1 के अनुपात में बांट देता है। मतलब ऊपर का बड़ा हिस्सा जो 2/3 है वो सर्कम रेडियस बन जाता है और नीचे का छोटा हिस्सा जो 1/3 है वो इन रेडियस बन जाता है। एग्जैक्टली। इसी अनुपात के कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हुए अब हम स्लाइड 13 पर हैं। यहाँ स्टैंडर्ड रेशियोज फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल दिए गए हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, रेडियाई का अनुपात यानी R/R हमेशा 2/1 होता है। और क्योंकि किसी भी वृत्त का एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर पर निर्भर करता है, तो एरिया का अनुपात मतलब सर्कम सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय इन सर्कल का एरिया सीधा 4/1 हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है, इंस्क्राइब द कॉर्नर सर्कल एट 30 डिग्री वर्टेक्स। इमेजिन करें कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक बड़ा सा इन सर्कल है।
अब कोनों में जो खाली जगह बच गई है वहां एक छोटा सा सर्कल फंसा दिया गया है जो बड़े सर्कल को भी छू रहा है और दोनों भुजाओं को भी। ये तो बिल्कुल रशियन नेस्टिंग डॉल्स जैसा लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की त्रिज्या का अनुपात निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री। अच्छा, क्योंकि कोने का एंगल 60 डिग्री था तो बाइसेक्टर उसे 30 डिग्री कर देता है। सही पकड़ा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 यानी 0.5 बाय 1.5 जो कटकर 1/3 आ जाता है। मतलब कोने में फंसे उस छोटे सर्कल का रेडियस मुख्य सर्कल के रेडियस का 1/3 होता है। और अगर रेडियस 1/3 है तो एरिया उसका स्क्वायर यानी 1/9 होगा। तो अगर एग्जाम में सवाल आए कि बड़े इन सर्कल का एरिया 90 है तो कोने वाले सर्कल का एरिया बिना कुछ सोचे सीधा 10 हो जाएगा। बिल्कुल फैसिनेटिंग है ना? सच में। अब यहाँ से हमारा गियर शिफ्ट हो रहा है। अब हम स्लाइड 14 पर हैं। यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। यहाँ 7 गोल्डन रिजल्ट्स हैं। पहले बात करते हैं रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 की। ओके। रिजल्ट 1 टेंजेंट सेगमेंट्स पर आधारित है। इमेजिन करें कि एक त्रिकोण के अंदर इन सर्कल है। अब वो सर्कल तीनों भुजाओं को जहां छूता है वहां से कोनों तक की दूरियों को x, y और z मान लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर सीधा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। हाँ, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला का ही एक स्मार्ट वर्जन लगता है। एरिया इज इक्वल टू अंडररूट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई माइनस जेड। और इसी से इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल टू अंडररूट x वाई जेड डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब तीनों हिस्सों को गुणा करें, फिर उनके जोड़ से डिवाइड करें और पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लें। बिल्कुल। और रिजल्ट 2 एक रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर फंसे हुए सर्कल्स के बारे में है। अगर रेक्टेंगल के कोनों में सर्कल्स हैं और बीच की दूरियां a, b, c, d हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी PQ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। PQ इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक रिजल्ट है जो सीधे MCQs में आता है। अब हम स्लाइड 15 पर हैं। यहाँ रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4 दिए गए हैं। एक्सपर्ट, रिजल्ट 3 तो मुझे स्लाइड 13 वाले कोने के सर्कल जैसा ही लग रहा है। एकदम सही पहचाना। रिजल्ट 3 एक एंगल थीटा के अंदर बैठे दो टेंजेंट सर्कल्स के बारे में है। अच्छा। अगर वे एक एंगल थीटा के अंदर है तो उनके रेडियस का अनुपात r1 बाय r2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 होता है। ये वही लॉजिक है जो हमने 30 डिग्री वाले कोने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन रिजल्ट 4 तो विजुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग गया है। एक त्रिकोण के अंदर 4 सर्कल्स हैं, एक मुख्य बड़ा इन सर्कल और तीनों कोनों में 3 छोटे सर्कल्स r1, r2, r3। देखने में ये जितना डरावना है ना, इसका गणित उतना ही खूबसूरत है। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे पानी की 3 छोटी बूंदें r1, r2, r3 मिलकर एक बड़ी बूंद r बना रही हों। ओह, मुख्य इन रेडियस r सीधा कोने के तीनों सर्कल्स के रेडियस का जोड़ होता है। r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मतलब कोई एरिया या स्क्वायर रूट का चक्कर नहीं, बस सीधा एडिशन। कमाल है। अब हम स्लाइड 16 पर हैं। यहाँ रिजल्ट 5 और रिजल्ट 6 हैं। रिजल्ट 5 में अगर त्रिकोण के अंदर 3 टेंजेंट सर्कल्स एक दूसरे को छू रहे हैं तो मुख्य इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। r इज इक्वल टू अंडररूट r1 r2 प्लस अंडररूट r2 r3 प्लस अंडररूट r3 r1। ये दिखाता है कि कैसे छोटे सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है। और रिजल्ट 6 मुझे लगता है हमने पहले ही डिराइव कर लिया है। हाँ, बिल्कुल। ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोने से एन सेंटर की दूरी BI निकालने का है। इसका फॉर्मूला है BI इज इक्वल टू अंडररूट AB। इससे विजुअलाइज करें, अगर हम उस 90 डिग्री वाले कोने से इन सेंटर तक एक लाइन खींचें तो उसकी लंबाई लंब और आधार के उन हिस्सों A और B के गुणा के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। हाँ, और इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला BI इज इक्वल टू √2R भी है, जो हमने स्लाइड 10 में उस R साइड वाले स्क्वायर के विकर्ण के रूप में देखा था। बिल्कुल सही। अब हम स्लाइड 17 पे हैं। ये है रिजल्ट 7, इन सेंटर से गुजरने वाली पैरेलल लाइन। ये इस पूरे मास्टर क्लास का मेरा फेवरेट रिजल्ट है। इसकी वर्किंग सच में बहुत चालाकी भरी है। कैसे? अगर एक लाइन DE बेस BC के समानांतर यानी पैरेलल है
और इन सेंटर आई से गुजर रही है, तो क्या होता है? पैरेलल लाइंस की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाते हैं। राइट। और क्योंकि आई से गुजरने वाली लाइंस एंगल बाइसेक्टर्स भी हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर दो आइसोसेलेस त्रिकोण बना देती हैं, ट्रायंगल BDI और ट्रायंगल CEI। आइसोसेलेस मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल। इसके कारण DI की लंबाई DB के बराबर हो जाती है और IE की लंबाई EC के बराबर हो जाती है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी लाइन DE की लंबाई नीचे वाले टुकड़ों BD और EC के जोड़ के बराबर होती है। DE = BD + EC। यहाँ एक उदाहरण भी है। अगर एग्जाम में दिया हो कि BD 3 सेंटीमीटर है और EC 4 सेंटीमीटर है, तो बिना कोई कॉम्प्लेक्स सिमिलैरिटी रूल लगाएं हम सीधा कह सकते हैं कि DE 3 + 4 यानी 7 सेंटीमीटर होगा। कितना स्मूथ है ये। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। अब हम स्लाइड 18 पर हैं। यहाँ से हमारा रैपिड फायर रिवीजन पार्ट 1 शुरू होता है। चलिए एक्सपर्ट, इसे एक क्विज की तरह करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा, आप तेजी से उसका कोर फॉर्मूला बताएंगे। रेडी? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। इन सेंटर क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का मिलन बिंदु हमेशा अंदर रहता है। तीनों भुजाओं से समान दूरी R पर होता है। रेडियस का मास्टर फॉर्मूला? R = एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, यानी R = डेल्टा बाय S। ऊंचाइयों के साथ रिलेशन? 1/R = 1/H1 + 1/H2 + 1/H3। समकोण त्रिभुज का जादुई फॉर्मूला? R = P + B - H/2। लंब और आधार जोड़ो, कर्ण घटाओ, आधा करो। शानदार। अब हम स्लाइड 19 पर हैं। यह है रैपिड फायर रिवीजन पार्ट 2, द 7 गोल्डन रिजल्ट्स। चलिए इन्हें भी रिकैप करते हैं। ओके। अगर कोनों में सर्कल्स फंसे हों, यानी 4 सर्कल्स। पानी की बूंदों वाला लॉजिक। मुख्य रेडियस R = R1 + R2 + R3। समकोण त्रिभुज में कोने से इन सेंटर की दूरी? BI = √AB या फिर √2R। और वो पैरेलल लाइन वाला रिजल्ट? DE = BD + EC। एकदम परफेक्ट। अब इस ज्ञान को टेस्ट करने का समय आ गया है। अब हम स्लाइड 20 पर हैं। यहाँ 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इन्हें मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल, एरिया 120 है, सेमी पेरीमीटर S 24 है, इन्हें रेडियस R क्या होगा? ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। R = डेल्टा बाय S। तो 120 को 24 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, एंगल A 80 डिग्री दिया है, एंगल BIC निकालना है। एंगल वाला फॉर्मूला 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, तो 90 में 80 का आधा यानी 40 जोड़ेंगे, जवाब 130 डिग्री। तीसरा सवाल, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हैं, इन्हें रेडियस R निकालें। P + B - H/2 वाला लॉजिक। 6 और 8 को जोड़ा तो 14, उसमें से 10 यानी कर्ण घटाया तो बचा 4, और 4 का आधा किया तो 2 सेंटीमीटर। चौथा सवाल, समबाहु यानी इक्विलैटरल त्रिभुज में सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का क्या अनुपात होता है? ये हमने अल्टीमेट सिमेट्री वाली स्लाइड 13 में देखा था, सीधा 4:1 का अनुपात। और आखिरी सवाल, पैरेलल लाइन वाले केस में अगर BD 5 है और EC 7 है, तो पूरी लाइन DE क्या होगी? DE = BD + EC, तो 5 + 7 = 12 यूनिट्स। एक्सलेंट। और इसी के साथ अब हम स्लाइड 21 पर हैं। मास्टरी अचीव्ड, 100% कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। फाइनली हमने इस पूरे मास्टर क्लास के 21 स्लाइड्स को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। अगर हम आज के इस पूरे सेशन को एक लाइन में समेटे ना,